Dear students, today we discuss conflict serializability और we can say testing of conflict serializability। जब हम बात करते हैं conflict serializability की आखिर हम टेस्ट करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल्स हैं वो सीरियल और कंकरेंट दो तरह के होते हैं। सीरियल शेड्यूल वो शेड्यूल्स होते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन्स, एक ट्रांजेक्शन जब पूरी ख़त्म हो जाती है तब दूसरी ट्रांजेक्शन हमारी शुरू होती है। दूसरे जो शेड्यूल्स होते हैं वो कंकरेंट शेड्यूल्स होते हैं। कंकरेंट जिसका एग्जांपल हमने यहाँ नोट डाउन कर रखा है कि पहली इंस्ट्रक्शन चली, उस इंस्ट्रक्शन ट्रांजेक्शन के इंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले दूसरी ट्रांजेक्शन की इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, यानी कि एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई हमारी, उससे पहले दूसरी ट्रांजेक्शन ने अपनी इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास दो तरह के शेड्यूल्स हैं, पहला सीरियल, दूसरा कंकरेंट। जब हम कंकरेंट शेड्यूल्स को लेते हैं, कंकरेंट शेड्यूल के साथ हमारे जो मेन दिक्कत आती है वो आती है कंसिस्टेंट डेटा की, कि जब ट्रांजेक्शन ख़त्म होगी, जब इंस्ट्रक्शंस ख़त्म होंगी तो जो हमारा डेटाबेस का स्टेट होना चाहिए वो कंसिस्टेंट हो। लेकिन जब हम कंकरेंट ट्रांजेक्शंस चलाते हैं, शेड्यूल्स को यूज़ करते हैं, तब हमारे साथ जो मेन प्रॉब्लम थी वो कंसिस्टेंट डेटा की थी। जब कंसिस्टेंट डेटा की हमारे पास प्रॉब्लम आई तब हमने कहा कि अगर हम कंकरेंट शेड्यूल को एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट बना दें तब जो हमारी कंसिस्टेंट डेटा की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। जब हमें एक कंकरेंट को सीरियल में बनाना पड़ा तब हमने टेस्टिंग उसकी स्टार्ट करी। अब टेस्टिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी हम करेंगे कैसे? इस चीज़ को हम करते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ से। हम एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे जिसमें एजेस होंगे, जिसमें वर्टेक्स होंगे, और हम चेक करते हैं कि जो प्रेसिडेंस ग्राफ हमारा बना है उसमें कोई साइकिल है या नहीं है। अगर उसमें कोई साइकिल डिटेक्ट नहीं होती तब हम कहते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम ये टेस्ट करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंकरेंट शेड्यूल है। कंकरेंट शेड्यूल में 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, T1, T2, T3, और हर ट्रांजेक्शन अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को रन करा रही है। जैसे T1 ट्रांजेक्शन है, सबसे पहले हम रीड एक्स कर रहे हैं, उसके बाद T3 ने अपनी इंस्ट्रक्शंस को दी जो रीड वाई है, रीड एक्स किया, T2 ने अपने इंस्ट्रक्शंस रीड वाई दिया, रीड जेड दिया, फिर T3 की आई राइट वाई हुआ, राइट जेड हुआ, ऐसे ही हमारे रीड जेड, राइट एक्स एंड राइट जेड हमने किया। तो हमें जो चेक करना है कि कॉन्फ्लिक्ट में होगा क्या, हमें चेक करना है, चेक कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स इन ऑर्डर अदर ट्रांजेक्शन्स एंड ड्रॉ एजेस। हमें करना क्या कि हम कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स देखेंगे और एक ट्रांजेक्शन से दूसरी ट्रांजेक्शन में देखेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हम कैसे चेक करेंगे, या कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होंगे। कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस दैट इज रीड राइट, राइट राइट एंड राइट रीड, यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरी दो ट्रांजेक्शन TI एंड TJ है अलग अलग, उसमें इस TI का अगर रीड है और TJ में अगर राइट है तो हम इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। राइट है और दूसरे में राइट है, ये भी हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट पेयर है। सेम रीड, राइट एंड रीड, ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स हैं। इसके अलावा जो हमारी बचता है दैट इज रीड एंड रीड, ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। यानी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन रीड करेगी और उसके बाद अगर दूसरी ट्रांजेक्शन उसे रीड करते, क्योंकि डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं हुए होंगे इसलिए ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। बाकी तीनों जो इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे वो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हमें ये चीज़ इसमें चेक करनी होती है कि हमारी ट्रांजेक्शन्स में शेड्यूल में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस कॉन्फ्लिक्टिंग है, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो हम करते हैं, चेक करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स को इन अदर ट्रांजेक्शन एंड ड्रॉ एजेस। अब हम बात करते हैं कि एजेस क्या है, प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनेगा। प्रेसिडेंस ग्राफ बनाने में हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं वर्टेक्स, हम सर्कल बनाएंगे और उसको कहेंगे कि वो वर्टेक्स हो गया। उसके बाद एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स में जो एक डायरेक्टेड लाइन बनेगी, डायरेक्ट लाइन बनती है, उसको हम कहते हैं एज। तो अगर हम बात करें कि इस एग्जाम्पल में अगर हमें ये चेक करना हो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल है या नहीं है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी वर्टेक्स बनेंगी। किसी भी एग्जाम्पल में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि हमारे उसमें कितनी वर्टेक्स होंगी। वो वर्टेक्स हम पता करते हैं कि हमारे पास कितनी ट्रांजैक्शंस हैं। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जितनी ट्रांजैक्शंस होंगे उतने वर्टेक्स बनेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं। इट मीन्स अब हम 3 वर्टेक्स बनाएंगे। इन वर्टेक्स को आप कहीं भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास 3 है, मैं 3 मैंने सर्कल बनाए जो मेरे वर्टेक्स हैं, और मैंने इसको कहा ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब मुझे पता लग गया कि मेरे इस पर्टिकुलर शेड्यूल में 3 ट्रांजैक्शंस थी, इसका मतलब 3 वर्टेक्स बन गई। अब हम इसमें बनाएंगे एजेस। अब एजेस कैसे बनेंगे? एजेस में जो हमें बनाते हुए ध्यान रखना होता है, हमें देखना होता है कि ये कंडीशंस कहाँ ट्रू हो रही हैं। यानी कि अगर मैं सबसे पहले वाले को देखूं, इसमें क्या है कि x डेटा टाइप को इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, रीड किया है। अब मेरे लिए इसके लिए कन्फ्लिक्टिंग क्या होगी, अगर यहां मेरा रीड x है तो रीड के साथ राइट x जहां होगा वो कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। तो इसके अलावा T1 के अलावा मैं ये देखूं कि राइट x कहां पे है। मैंने इसमें चेक किया, कहीं नहीं है। मैंने इसमें चेक किया, रीड x तो है लेकिन कन्फ्लिक्टिंग क्या है मेरे पास, राइट का। क्या वो राइट है? नहीं है। इट मीन्स इसके लिए कोई भी कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है। इट मीन्स ये मेरे लिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। उसके बाद इसके बाद मेरी सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या गई है, रीड y गई। रीड y, मुझे पता है कि मेरा कन्फ्लिक्टिंग क्या होना चाहिए। अगर रीड है तो मेरा कन्फ्लिक्टिंग राइट निकल के आएगा। अब मैं इस राइट y को देखूं, क्या कहीं आगे हुआ है, रीड y हुआ है, राइट नहीं हुआ, कहीं भी राइट y नहीं हुआ। इट मीन्स इसमें भी कोई कन्फ्लिक्टिंग नहीं है। इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मैंने इसे हटा दिया। यहाँ हम इसे काट भी सक रहे हैं, ऐसा काटना नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए आपको पता हो कि जब भी हम चेक करेंगे हमेशा उसके नीचे चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि आप इसे लें और इसके अपर उसमें चेक करें, ऐसा नहीं करना है। तो हमारा राइट वाई खत्म, रीड वाई खत्म हो गया। फिर हम करते हैं रीड एक्स को। रीड एक्स के फिर वाई आई, हमें राइट ढूंढना है, क्या राइट एक्स इस ट्रांजेक्शन के अलावा और किसी ट्रांजेक्शन में है या नहीं है। सेम ट्रांजेक्शन में कभी भी हम स्वैपिंग नहीं करते हैं। हम यहाँ देखेंगे राइट है कहीं एक्स का, नहीं है। क्या राइट एक्स है? यहाँ पे हमें एक राइट एक्स मिला। इसके लिए रीड एक्स हुआ था, हमें राइट एक्स हुआ। अब कहाँ से कहाँ मिला ये देखना होगा। T3 में थे हम और कहाँ पहुँचेंगे, T1 में। इट मीन्स T3 से T1 के लिए हम एक डायरेक्टेड एज ड्रॉ करेंगे। हमारी ये बन गई, हमें एक एज मिली, हमने एक एज बना दी। यानी कि हमने इस रीड एक्स के एक कन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन जो हमें मिली थी, हमने उसके लिए डायरेक्टेड एज ड्रॉ कर दी। यहाँ तक हमने वो वर्क कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर। यहाँ पे आया हमारा रीड वाई। रीड वाई आया, कन्फ्लिक्टिंग क्या होगा, राइट वाई चाहिए मेरे को। राइट वाई कहाँ मिला, मेरा T3 में मिला। अब हम कहाँ पे हैं, हम हैं रीड T2 के पास। T2 में रीड था, T3 में मेरे को राइट मिला। इट मीन्स T2 से मैं T3 के पास जा रहा हूँ। T2 से T3 के पास में गया, मैंने एक एज बना दी, मैंने यहाँ तक चेक कर लिया। उसके बाद में आया रीड जेड के पास। रीड किया मैंने जेड को, मेरे को राइट जेड चाहिए। मैंने सेकंड में देखा, नहीं है। इधर देखा, राइट जेड है मेरे पास। यानी कि इस रीड के लिए ये राइट मिला मेरे को। अब मैं कहाँ पे हूँ, मैं T2 के पास हूँ और मेरे को कहाँ मिला है, T1 के मिला है। यानी कि T2 से T1 के लिए एक एज ड्रॉ हो जाएगी। ये भी एज ड्रॉ कर ली हमने इसके लिए। यानी कि यहाँ तक की इंस्ट्रक्शंस हमारी खत्म हो गई। फिर हमारी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट चल रही है राइट वाई। राइट वाई, अब हम देखें राइट के लिए हमारे पास 2 कन्फ्लिक्टिंग होती हैं। इट मीन्स राइट के साथ राइट हो या राइट के साथ रीड ऑपरेशन हो। यानी कि राइट वाई जब मैं देखूंगा तो इस वाई के साथ मुझे एक राइट वाई हो या रीड वाई हो, दोनों मेरा कन्फ्लिक्टिंग होगा। अब मैंने इसे चेक किया, यहाँ पे नहीं है और इसमें भी नहीं है। इट मीन्स
मेरे को कुछ नहीं करना, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं मिली, काम खत्म हो गया। फिर हम आए राइट जेड में। राइट जेड जब मैंने देखा, इसको चेक किया, राइट के साथ एक राइट जेड है, लेकिन कहाँ से कहाँ है, T2 से T1 के पास। T2 से T1 मैंने पहले से ही एक एज ड्रॉ कर रखी है। जब हमने पहले से कोई एज ड्रॉ कर रखी होती है तो हम दोबारा एज ड्रॉ नहीं करते, हम कहते हैं कि वो ऑलरेडी गया हुआ है। इट मीन्स हमारा इसका काम भी खत्म। उसके बाद क्योंकि इस T1 के बाद कहीं भी कोई इंस्ट्रक्शंस खत्म नहीं हो रही हैं, जा नहीं रही हैं, इट मीन्स हम इसको स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। अब हमारे पास जो ये ग्राफ बना है इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ। इस ग्राफ को कहते हैं प्रेसिडेंस ग्राफ। इस ग्राफ में हमें चेक करना होता है कोई लूप तो नहीं बना या साइकिल तो नहीं है। साइकिल यानी कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के पास हूं, T2 के पास में हूं, T2 से मैं कहां जाऊंगा, T3, T3 से T1 गया, लेकिन मैं वापस T2 के पास नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब कोई भी साइकिल इसमें नहीं है। T3 के पास हूं, T3 से कहां जा सकता हूं, T1 के पास, आगे कहीं नहीं जा सकता। इसका मतलब कोई साइकिल डिटेक्ट नहीं है, और T1 तो कहीं किसी के पास पहुंचा ही नहीं रही। इट मींस इस प्रेसिडेंस ग्राफ में कोई भी साइकिल डिटेक्ट नहीं हुई है। जब कोई साइकिल बन के नहीं आई है तो मैं इसको कह दूंगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियबल है, या फिर हम कहेंगे कि ये सीरियबल शेड्यूल है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये कंसिस्टेंट स्टेट प्रोवाइड करेगा।